Welcome all of you. I am Assistant Professor Navnath Pawar from the Department of Botany, SNJBS Art, Commerce and Science College, Chandwad, and this is our fifth lecture on seed science. In last lecture, we are studied about the seed morphology and chemical composition of seed. Okay, so seed morphology में हमने देखा था कि सीड स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट, ऐसे तीन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने, जिसमें मैंने पहले स्लाइड में आपको एक टिपिकल फ्लावर दिखाया था, जिसमें कुछ एसेसरी वर्ड्स और कुछ नेसेसरी वर्ड्स के बारे में बताया था। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट कैसे फॉर्म होता है, ये सब बताया था। बाद में ये डिस्कस किया था कि मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होते हैं। मतलब जो प्रो एम्ब्रियो स्टेज थी वहाँ तक तो दोनों की जो डेवलपमेंट थी वो सिमिलर थी, उसके बाद में वो जो डेवलपमेंट है वो अलग से हुआ दोनों में। ओके, उसके बाद में मैंने एम्ब्रियो में आपको मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो दोनों की डेवलपमेंट पढ़ाई। एंडोस्पर्म में हमने तीन टाइप देखे थे, जो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था कि जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो तो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, लेकिन वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है। ओके, और जो सेलुलर एंडोस्पर्म है तो वो क्या करता है कि साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ। और जो हेलोवियल एंडोस्पर्म में तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर और सेलुलर जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है तो उसका कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ओके, उसके बाद में सीड कोट के बारे में जो भी, मतलब उसके बाद में तो सीड का टाइप देखा था हमने, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको हम अल्बुमिनस सीड्स और नॉन अल्बुमिनस सीड भी कहते थे। ओके, उसके बाद में सीड कोट पढ़ा। सीड कोट में मैंने आपको बताया कि जैसे कि इंटीग्यूमेंट से सीड कोट फॉर्मेशन होता है। जैसे एक टेस्टा होता है, एक लेयर जो होता है वो टेगमेन, आउटर जो है वो टेस्टा और इनर जो है उसको टेगमेन बोला था। और केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट्स, ऑयल, then protein, vitamins and minerals. Okay, so this is all about the last lecture, and today's lecture we are going to discuss about the seed dormancy. It is a very important concept. Okay, so seed dormancy can be defined as the state or a condition in which seed are prevented from germination even under favorable environmental condition for germination, including temperature, water, light, gas, seed coat and other mechanical restrictions. तो यहाँ पे मैंने सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें बताया है कि सीड क्या करता है कि जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है, इवन जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, जैसे कि उसके लिए वाटर चाहिए या फिर टेम्परेचर चाहिए, ओके, लाइट हो, गैस हो, तो ये सब अगर फेवरेबल कंडीशन में हो सीड के लिए, तब भी सीड क्या करता है तो जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीड की डॉर्मेंसी बोलते हैं। और ये सब किस लिए होता है कि सीड खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है जर्मिनेशन के लिए, तो उसको क्या चाहिए, तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। ओके, तो उसको हम डॉर्मेंसी बोल सकते हैं। सो द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कंडीशन इज़ दैट दे रिक्वायर अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर बीइंग कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि सीड क्या करता है, उसको मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करता है इस रेस्टिंग पीरियड में। दिस कंडीशन में वेरी फ्रॉम डे टू मंथ्स एंड इवन ईयर। तो सीड की जो डॉर्मेंसी है ये कुछ डे तक रह सकती है, मतलब 3-4 डे, या फिर कुछ वीक्स तक हो सकती है, या फिर कुछ ईयर्स तक हो सकती है सीड की डॉर्मेंसी। ओके, उसके बाद में वो सीड का जो डॉर्मेंसी वो ब्रेक होगा और सीड जर्मिनेट होगा। जैसे कि ईयर के बारे में मैं आपको एग्जांपल बताया था पिछले बार भी, लोटस का। ओके, जो लोटस के सीड है तो उनका जो स्प्राउटिंग है तो वो 100 ईयर के बाद भी हो सकता है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या था, डॉर्मेंट स्टेज में था। ओके, सो दिस कंडीशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, वाटर, हीट, गैसेस, सीड कोट एंड हार्मोन स्ट्रक्चर। तो ये जो सब है तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है सब कंडीशन का। ओके, तो उसके बाद में हम देखेंगे कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी।
तो जनरली 2 टाइप्स की सीड डॉर्मेंसी है, एक तो है एक्सोजिनस सीड डॉर्मेंसी और दूसरी है एंडोजिनस। तो हम 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने पहले स्लाइड में पहली बार दिया हुआ है एक्सोजिनस डॉर्मेंसी। तो क्या है एक्सोजिनस डॉर्मेंसी? एक्सोजिनस डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाय कंडीशन आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड इट इज़ ऑफ्टन ब्रोकन डाउन इनटू 3 सब ग्रुप्स। तो एक्सोजिनस डॉर्मेंसी हम किसको बोलेंगे? जो कि सीड का जो एम्ब्रियो है उसके आउटसाइड में जो भी कंडीशंस है जो कि सीड के जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोजिनस। और एंडो किसको बोलेंगे? कि अगर एम्ब्रियो है उसके अंदर ही कुछ प्रिवेंशन है तो उसको हम एंडोजिनस बोलेंगे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी पहला देख लेते हैं एक्सोजिनस में। तो उसका जो कैटेगरीज है तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। उसमें से पहले है फिजिकल डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी दैट इज कॉज्ड बाय एन इम्परमेबल सीड कोट इज नोन एज अ फिजिकल डॉर्मेंसी। तो फिजिकल डॉर्मेंसी क्या है कि इम्परमेबल सीड कोट की वजह से जो डॉर्मेंसी आती है तो उसको हम फिजिकल डॉर्मेंसी कहते हैं। तो फिजिकल डॉर्मेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ इम्परमेबल लेयर्स दैट डेवलप ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड ड्राइंग ऑफ द सीड और फ्रूट। तो ये जो फिजिकल डॉर्मेंसी है ये क्या करती है कि इम्परमेबल लेयर को डेवलप करती है। कब? जब सीड एक तो ड्राई हो रहा है या फिर सीड और फ्रूट जो है मैच्योर हो रहा है, तब उस टाइम पे क्या होता है कि इम्परमेबल लेयर्स डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इम्परमेबल लेयर्स, ये इम्परमेबल लेयर क्या करेंगे कि मतलब सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, वो इम्बाइब करता है। आपको पता होगा कि पहले क्या होगा कि वो वाटर को सोक करेगा या फिर जो भी गैसेस वगैरह है तो उसका इनटेक करेगा, बाद में वो सीड कोट है जो ब्रेक होगा। लेकिन अगर इम्परमेबल सीड कोट है तो क्या करेगा, ये वाटर को प्रिवेंट करेगा। मतलब दिस इम्परमेबल लेयर प्रिवेंट द सीड फ्रॉम टेकिंग अप वाटर एंड और गैसेस। ए रिजल्ट the seed is prevented from germinating until dormancy is broken। सो इसके रिज़ल्ट में क्या आता है कि जब तक सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सो ये जो सीड डॉर्मेंसी है फिजिकल डॉर्मेंसी, तो उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सो इन नेचुरल सिस्टम फिजिकल डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाई टेम्परेचर, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स, फायर, फ्रीजिंग, थॉइंग, ड्राइंग और पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। तो नेचुरली भी ये फिजिकल डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है। जैसे कि अगर आप सीड उसको हाई टेम्परेचर में रखेंगे या फिर कुछ फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर देंगे या फिर उसको थोड़ा हीट करेंगे मतलब फायर से, या फिर उसको फ्रीजिंग कंडीशन में, मतलब जिस कंडीशन में उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी उस कंडीशन में हम उसको रख देंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो सीड कोट है वो थोड़ा सा वीक होगा और ये जो अंदर जो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाएगा इसका। ओके, सो ये जो डॉर्मेंसी है सीड की, जनरली फिजिकल डॉर्मेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ 1 और मोर पैलिसेड लेयर इन द फ्रूट और सीड कोट। तो ये कैसे होता है कि अगर सीड में एक से मतलब फ्रूट में या फिर सीड में एक से ज़्यादा जो पैलिसेड लेयर होते हैं, मतलब देखिए अगर यहाँ पे मैंने कोई फ्रूट डेवलप किया या फिर ठीक है फ्रूट ही डेवलप किया, ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक लेयर होता है जिसको हम पैलिसेड लेयर बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर में आ गया सीड। तो ये जो पैलिसेड लेयर है ये एक से ज़्यादा अगर डेवलप हो गया, सो ये क्या करता है कि दिस लेयर आर लिग्निफाइड विथ माल्फाजिन सेल टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड इम्प्रेग्नेटेड विथ वाटर रिपेलेंट। तो ये क्या करेगा कि जो भी इस पर लिग्निफिकेशन करता है ये साइड में, ओके, और उससे क्या होगा कि ये इम्परमीबल हो जाएगा। किसके लिए? जो भी वाटर है या फिर गैसेस है तो उसके लिए ये इम्परमीबल हो जाएगा। तो इस तरीके से फिजिकल डॉर्मेंसी आती है। ये मैं अभी हम और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन 1 बाय 1 देखेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फिजिकल डॉर्मेंसी मतलब जो कि सीड कोट के वजह से आती है। ओके, इम्परमीबल सीड कोट की वजह से। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम मैकेनिकल डॉर्मेंसी। तो
तो मैकेनिकल डॉर्मेंसी ऑकर्स when seed coat or other covering are too hard to allow the embryo to expand during germination। मतलब एक तो सीड कोट या फिर सीड कोट में अगर हम देखेंगे तो दो लेयर है, एक तो टेस्टा है और दूसरा जो है टेगमिन। मतलब दोनों लेयर में से एक लेयर ज़्यादा हार्ड हो या फिर एम्ब्रियो के ऊपर जो न्यूसेलस वगैरह है एंडोस्पर्म, ओके, तो इसमें से कुछ भी अगर ज़्यादा हार्ड है जो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ को एक्सपांड होने से रोक रहा है तो उसको हम मैकेनिकल डॉर्मेंसी बोलते हैं। ओके, जो कि पहले इसको स्टडी किया गया था एंडोजिनस डॉर्मेंसी में। बिकॉज ये क्यों एंडोजिनस डॉर्मेंसी में काउंट होता था, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है तो उसमें उस टाइप की एबिलिटी नहीं है जो कि इस सीड कोट को या फिर जो भी हार्ड पार्ट है तो उसको ब्रेक करके बाहर जा सके। ओके, तो इसके लिए इसको काउंट किया था पहले एंडोजिनस में। सो इन द पास्ट दिस मैकेनिज्म ऑफ डॉर्मेंसी वाज ascribed to number of species that have been found to have endogenous factor for their dormancy instead। This endogenous factor includes low embryo growth potential। तो एंडोजिनस फैक्टर क्या है कि लो एम्ब्रियो ग्रोथ पोटेंशियल, ये काउंट किया गया था पहले। ओके, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो डॉर्मेंसी है ये किसकी वजह से आ रही है कि जो एम्ब्रियो के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर की जो कंडीशन है उसकी वजह से, इसलिए इसको एक्सोजिनस में रखा है। और लास्ट का जो है वो केमिकल डॉर्मेंसी। अभी केमिकल डॉर्मेंसी कैसे कि जो कि ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द कवरिंग अराउंड द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो के अराउंड में कवरिंग है उस पर वो प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी लीच्ड आउट ऑफ द टिश्यू बाय वॉशिंग और सोकिंग द सीड और डीएक्टिवेटेड बाय अदर मीन्स। अदर केमिकल दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन आर वॉश आउट ऑफ द सीड्स बाय रेन वाटर और स्नो मेल्ट। तो केमिकल डॉर्मेंसी के बारे में बताएगा कि जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स है या फिर ज़्यादातर फिनोलिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं हम। ओके, जो फिनोलिक कंपाउंड्स है वो अगर एम्ब्रियो जहाँ से जर्मिनेट हो रहा है वहाँ अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, ये सीड को डॉर्मेंसी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सीड का जो एम्ब्रियो है तो इस केमिकल की वजह से सीड कोट को ब्रेक नहीं कर सकता या फिर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो इसको हम केमिकल डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो ये जो केमिकल डॉर्मेंसी है ये जनरली हम रिमूव कर सकते हैं इसको, या तो रेन वाटर से ये वॉश हो जाए या फिर हम इसको वॉश करके निकाल सकते हैं, मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो। ओके, सो ये हो गया एक्सोजिनस डॉर्मेंसी के बारे में। उसके बाद में हम जा रहे हैं एंडोजिनस डॉर्मेंसी। तो मैंने आपको बताया था एंडोजिनस डॉर्मेंसी के बारे में, ये क्या है कि जो कि एम्ब्रियो में जो वीकनेसेस है उसकी वजह से आता है। एंडोजिनस डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाय कंडीशन विद इन द एम्ब्रियो इटसेल्फ। ओके, जो कि एम्ब्रियो खुद कॉज करता है। सो एंड इट इज़ आल्सो ऑब्टेन ब्रोकन डाउन इनटू 3 सब ग्रुप्स। तो इसको भी 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और ये जो 3 सब ग्रुप है ये और भी डिवाइड होते हैं अदर पार्ट में। तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी के बारे में। जो फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी है तो वो किसकी वजह से आती है कि जो भी इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, ओके, उसकी वजह से आती है। तो फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी प्रिवेंट्स एम्ब्रियो ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन अंटिल केमिकल चेंजेस ऑकर। तो जब तक केमिकल चेंजेस नहीं आ जाते सीड में तब तक फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी चलती है। दिस केमिकल इंक्लूड्स इनहिबिटर दैट ऑब्टेन रिटार्डेड एम्ब्रियो ग्रोथ to the point where it is not strong enough to break through the seed coat or other tissue। तो ये क्या करते हैं इनहिबिटर, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ रिटार्ड कर देते हैं। किस पॉइंट पे, जहाँ पे एम्ब्रियो का जो पॉइंट वीक है, जहाँ से सीड को जर्मिनेट करना है, तो अगर वहाँ पे अगर पॉइंट वीक हुआ, वहाँ पर अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। ओके, तो ये किसकी वजह से है, तो ये इनहिबिटर की वजह से। तो अगर ये फिजिकल डॉर्मेंसी है तो ये कब इंडिकेट होगी, ओके, जब जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन होगा और जर्मिनेशन रेट इंक्रीज होगा। ओके, मतलब जिब्रेलिक एसिड क्या है, तो जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ हार्मोन है। तो ये क्या करेगा कि इसकी एक्टिविटी से सीड का जर्मिनेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर उस सीड को ड्राई स्टोरेज किया या फिर उसका
जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो उसको नहीं मिला तो क्या हो जाता है, सीड के एम्ब्रियो में रिटार्डेशन आ जाता है। ओके, सो फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी इज ब्रोकन व्हेन इनहिबिटिंग केमिकल्स आर ब्रोकन डाउन और आर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड बाय सीड। तो ये केमिकल कौन प्रोड्यूस करता है, तो खुद सीड ही प्रोड्यूस करता है, ये कोई बाहर से डालता नहीं है इसमें। ओके, तो ये डोर्मेंसी कब ब्रेक होगी, एक तो ये केमिकल रिमूव होने चाहिए या फिर सीड ने मतलब सीड जो ये इनिबिटर को प्रोड्यूस करता है, तो जब तक ये ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस रहेंगे तो जर्मिनेशन होगा नहीं। अगर ये इसका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो जर्मिनेशन होगा। सो कंडीशन दैट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी ऑफ सीड, तो कुछ कंडीशन है जो कि फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी को अफेक्ट करती है। ओके, तो उसमें 3 कंडीशन दी गई है यहाँ पे, तो ड्राइंग, फोटोडोर्मेंसी एंड थर्मोडोर्मेंसी। तो ड्राइंग फर्स्ट लेते हैं हम। सम प्लांट्स इंक्लूड ए नंबर ऑफ ग्रासेस एंड दोज फ्रॉम सीजनली arid region need a period of drying before they will germinate. The seed are released but need to have a lower moisture content before germination can begin. If the seed remain moist after dispersal, germination can be delayed for many months or even year. तो इसमें सिंपली दिया गया है ड्राइंग में कि कुछ जो ग्रासेस स्पीसीज है तो उसमें क्या होता है, जब सीजनली सीड का मतलब फ्रूट से सीड बाहर आते हैं या फिर कोई जो प्लांट है वो सीड को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में उसको क्या चाहिए कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम चाहिए। ओके, मॉइस्चर कंटेंट कम यानी कि ड्राई पीरियड चाहिए उसको। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो सीड है वो डिस्पर्स होने के बाद जब ग्राउंड पे आते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम नहीं रहता, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीड है तो वो ड्राई नहीं हो पाते और इसका जो जर्मिनेशन है वो डिले हो जाता है। ओके, ये सिंपली है ड्राइंग के बारे में। उसके बाद में फोटोडोर्मेंसी, ये तो आपको पता है कि कुछ जो सीड है उसको जर्मिनेशन के लिए लाइट पीरियड लगता है, कुछ जो सीड है उसको डार्क पीरियड लगता है, और कुछ जो है वो न्यूट्रल सीड उसको बोल सकते हैं हम फोटो पीरियड के हिसाब से, कि जिसको लाइट हो या फिर ना हो तो उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता उन पर। ओके, तो फोटोडोर्मेंसी या फिर लाइट सेंसिटिविटी affect germination of some seeds. So these photoblastic seeds need a period of darkness or light to germinate. In species with thin seed coat, light may be able to penetrate into the डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ओके, सो इसमें बताया गया है कि कभी कभी जो भी वीक सीड कोट है तो लाइट क्या करती है, डॉर्मेंट एम्ब्रियो को पेनिट्रेट करती है और इसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है तो वो स्टार्ट हो जाता है। सो द प्रेजेंस ऑफ लाइट और द एब्सेंस ऑफ लाइट में ट्रिगर द जर्मिनेशन प्रोसेस। तो लाइट का प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों भी ट्रिगर करता है जर्मिनेशन प्रोसेस के। ओके, सो इनहिबिटिंग जर्मिनेशन इन सम सीड बरीड टू डीपली और इन अदर नॉट बरीड इन द सॉइल। तो अभी ये जो जर्मिनेशन है तो वो कैसे करते हैं, मतलब कुछ जो सीड है अगर उनको डार्क पीरियड चाहिए तो हम क्या करते हैं, उनको सॉइल में डीपली बरीड कर देते हैं। ओके, उससे क्या होगा कि उस पर डायरेक्टली लाइट जाएगा नहीं और वो डार्क पीरियड से वजह से उनका जर्मिनेशन होगा। अगर कुछ जो सीड है उनको लाइट का एक्सपोजर चाहिए तो उसको हम सॉइल में ज़्यादा डीप नहीं करते और उसकी वजह से क्या होगा कि शैलो बरीड होने की वजह से लाइट का एक्सपोजर उन पे जाएगा और वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, बाद में थर्ड जो कंडीशन है तो वो है थर्मोडोर्मेंसी। थर्मोडोर्मेंसी यानी कि हीट सेंसिटिविटी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, सो थर्मोडोर्मेंसी इज अ सीड सेंसिटिविटी टू हीट और कोल्ड। सम सीड इंक्लूड कॉकलबर्ग एंड amaranth germinate only at high temperature. Many plants that have a seed that germinate in early to mid-summer have thermodormancy and germinate only when the soil temperature is warm. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कोकलबर्ग एंड एमेरंथ जो कि एमेरंथिसी फैमिली का मेंबर है। ओके, तो ये जो सीड है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर में ही जर्मिनेट होगी। ओके, तो ये क्या है, थर्मोडोर्मेंसी। अभी टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि हीट बढ़ता है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ जो सीड है उनको मतलब जैसे कि एप्पल वगैरह के सीड है तो उनको क्या चाहिए कि चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए तब वो जर्मिनेट होगी। उनको अगर आप हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो जर्मिनेट नहीं होगी।
तो हम क्या करते हैं, पहले इनको चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो जर्मिनेट होगा। अगर कुछ जो सीड है जैसे कि यहाँ पे एमेरैंथिस फैमिली के मेंबर है तो उनको वार्म टेम्परेचर चाहिए। ओके, और लास्ट के सेंटेंस में भी वही है कि ऐसे कुछ जो सीड है वो मिड समर में ही ग्रो होते हैं। मिड समर में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। ओके, और उस टाइम पे सॉइल का टेम्परेचर हाई होने की वजह से हीट बढ़ती है और ये सीड जर्मिनेट होते हैं। और हम सेकंड टाइप देखेंगे इसका, वो है मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी। So in morphological dormancy, the embryo is underdeveloped or undifferentiated. Some seeds have fully differentiated embryo that need to grow more before seed germination, or the embryo are not differentiated into different tissue at the time of fruit ripening. तो मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी के बारे में बताया गया है कि सीड जो है वो कब जर्मिनेट करेंगे, जबकि उनका एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप है। ओके, और उनके जो टिश्यू है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं और बाद में वो डेवलपमेंट शो करेंगे। लेकिन कुछ जो स्पेसीज़ है उसमें क्या हो जाता है कि जब सीड का डिस्पर्सल होता है तब ये जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर स्टेज में होता है। ओके, सो इमेच्योर एम्ब्रियो के बारे में मैंने नीचे दिया है। इमेच्योर एम्ब्रियो, सम प्लांट्स release their seed before the tissue of the embryo have fully differentiated and the seed ripen after they take in water while on ground. Germination can be delayed from a few weeks to a few months. तो यहाँ पे जो इमेच्योर एम्ब्रियो है कुछ प्लांट्स में, तो क्या होता है इमेच्योर एम्ब्रियो मतलब कि हमने सीड का डेफिनेशन करते वक्त बोला था कि सीड इज़ अ राइपन्ड ओहुल, एंड राइपन्ड ओहुल के बारे में मैंने क्या बताया था कि इट इज़ हैविंग अ मैच्योर एम्ब्रियो। तो कुछ जो सीड है तो वो डिस्पर्सल होने के बाद में जर्मिनेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर स्टेज में होता है, मतलब फुल्ली वो डेवलप नहीं होता है या फिर वो अंडर डेवलपमेंट की प्रोसेस में होता है। बाद में क्या होगा कि ये जब सीड सॉइल में जाएगा उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, तब ये सीड क्या करेगा, उसकी एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो फुल्ली डेवलप कर देगा एम्ब्रियो को, और उसके बाद में ये सीड जर्मिनेट होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी का एक फैक्टर है जिसमें क्या देखते हैं हम कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो कम है या फिर अनडिफरेंशिएट एम्ब्रियो की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। बाद में हम देखेंगे कंबाइंड डॉर्मेंसी। अभी कंबाइंड डॉर्मेंसी क्या है कि कंबाइंड डॉर्मेंसी है दोनों डॉर्मेंसी को मिला के, एक तो फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी और दूसरी मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी। सो सीड हैव अ बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। मॉर्फो डैश फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी occurs when seed with underdeveloped embryo and also physiological component to dormancy। तो इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, मतलब कि कोई सीड है जो कि जिसका एम्ब्रियो इमेच्योर है और उसके साथ साथ जो कंडीशन उसको जर्मिनेशन के लिए चाहिए तो वो भी नहीं है, मतलब टेम्परेचर चाहिए या फिर कूलिंग या फिर लाइटनिंग पीरियड चाहिए या फिर ड्राइंग पीरियड चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर अगर एक ही सीड में प्रेजेंट है, ओके, तो दोनों फैक्टर कॉज कर रहे हैं डॉर्मेंसी को, तो उसको हम कंबाइंड डॉर्मेंसी बोलते हैं। ओके, सो दिस सीड्स देयरफॉर रिक्वायर डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट as well as a period of time to develop fully growth embryo। तो ये जो सीड है तो उसको क्या चाहिए कि वो फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए और एम्ब्रियो भी फुल्ली ग्रोन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज देखी। पहली तो देखी एक्सोजेनस डॉर्मेंसी, जिसमें हमने तीन टाइप देखे एक्सोजेनस डॉर्मेंसी में, जो कि पहला था फिजिकल डॉर्मेंसी, दूसरा था मैकेनिकल डॉर्मेंसी और तीसरा था केमिकल डॉर्मेंसी। ओके, उसके बाद में एंडोजेनस डॉर्मेंसी देखा। ओके, एंडोजेनस डॉर्मेंसी में हमने फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी में और तीन फैक्टर देखे, उसमें ड्राइंग, फोटोडॉर्मेंसी और थर्मोडॉर्मेंसी, और उसके बाद में देखा मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी एंड कंबाइंड डॉर्मेंसी। अब हम जाएंगे कि कॉजेस ऑफ सेड डॉर्मेंसी। अभी कुछ जो पार्ट है तो वो रिपीट होगा, जैसे कि फिजिकल डॉर्मेंसी जो है वो क्यों आती है, सीड कोट की वजह से आती है, या फिर फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी क्यों आती है, तो कुछ जो कंडीशंस है तो उस कंडीशन की वजह से आती है। ओके, तो ये सब कॉजेस है तो वो रिपीटेशन होगा यहाँ पे। तो पहला कॉज है हार्ड सीड कोट।
Seed of many species possesses a hard seed coat. Most of these seeds belongs to family Leguminaceae and Malvaceae. Such a seed remain dormant. Hard seed coat prevent germination due to following reasons. तो कुछ जो सीड्स है तो उसमें क्या है, जैसे कि लेगुमिनेसी और मालवेसी फैमिली के मेंबर्स, तो उसमें सीड कोट हार्ड होने की वजह से ये जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। अभी हार्ड सीड कोट क्या क्या रोल प्ले करता है डॉर्मेंसी में, तो हार्ड सीड कोट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड, मतलब अगर सीड कोट ही हार्ड है, उस पर वैक्सी लेयर है, ओके, या फिर हमने देखा कि पहली सीड जो लेयर है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। हार्ड सीड कोट एब्स्ट्रक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, ओके, तो ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, तो ये रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सीड में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ तो जर्मिनेशन नहीं होगा। और हार्ड सीड कोट कॉजेस मैकेनिकल रेजिस्टेंस, दिस रेडिकल डज नॉट केम आउट, तो ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में जो सेकंड कॉज है वो है इमैच्योर एम्ब्रियो, ओके, तो इमैच्योर एम्ब्रियो हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी में। So the embryo is fully developed inside the seed is most of the plant before shedding from the parent plant. But development of the embryo is incomplete at dispersal in few cases like Fraxinus and Anemone. तो दो एग्जांपल दिए है फ्रैक्जिनस और एनीमोन के। तो इसमें क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप नहीं हुआ है, जब भी सीड को डिस्पर्स किया है प्लांट ने तो डिस्पर्सल के बाद में एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन अगर सीड में डॉर्मेंसी नहीं है तो क्या होगा, जब सीड को डिस्पर्स किया गया प्लांट ने तो उस समय पे एम्ब्रियो डेवलप रहता है, ओके, तो ये एक कॉज है। देन सच सीड रिमेन डॉर्मेंट एंड फेल टू जर्मिनेट, तो एम्ब्रियो मैच्योर न होने की वजह से ये डॉर्मेंट रह जाते हैं और इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। Such a seed imbibe water and the development of embryo is completed in a few weeks. And then the embryo is fully developed. Now the seed can germinate under favorable condition. तो ऐसे जो सीड है वो सीड क्या करेंगे कि जब सॉइल पे आएंगे या फिर ग्राउंड पे आएंगे, प्लांट ने उसको डिस्पर्स करने के बाद तो ये कुछ मॉइस्चर कंटेंट लेंगे, ओके, सॉइल से या फिर को जो भी सरफेस मिला है उससे, उसके बाद में इसका जो एम्ब्रियो है उसको फुल्ली डेवलप करेंगे और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये जर्मिनेट होगा, ओके। देन थर्ड कॉज है तो लाइट सेंसिटिविटी। तो हमने लाइट सेंसिटिविटी के बारे में बताया मैंने आपको कि कुछ जो है तो उनको एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए और कुछ जो है तो उनको क्या चाहिए, तो डार्कनेस। तो इसके हिसाब से टू टाइप्स ऑफ सीड फॉर लाइट सेंसिटिविटी, फर्स्ट इज द पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड एंड सेकंड इज द नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव जो है तो उनको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, तो लाइट का एक्सपोजर चाहिए, और जो नेगेटिव है तो उनको क्या चाहिए, तो डार्कनेस चाहिए। सो सीड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, मैं पहले वाले के बारे में पढ़ रहा हूँ कि पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जर्मिनेट इक्वली वेल बोथ इन द डार्क एंड लाइट, तो इसको हम न्यूट्रल बोल देंगे। देयरफॉर लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। हाउएवर सीड ऑफ सम स्पीसीज लाइक लेट्यूस रिमेन डॉर्मेंट इन द डार्क। तो कुछ जो स्पीसीज है जैसे कि लेट्यूस का हो गया तो इसका जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट हो जाएगा, क्यों, अगर उसको लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सो दे डू नॉट जर्मिनेट टिल दिस आर एक्सपोजर टू लाइट, दिस आर कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड। देयरफॉर डार्क इनहिबिट्स जर्मिनेशन इन दिस सीड। तो फिर जो डार्कनेस है तो क्या करेगा, वो जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। अभी निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड ऑफ सम स्पीसीज लाइक फ्लोक्स, तो फ्लोक्स के स्पीसीज है या फिर नीमोफिला है एंड साइलेन रिमेन डॉर्मेंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो ये जो स्पीसीज है अगर उसको लाइट का एक्सपोजर देंगे तो वो डॉर्मेंट रहेंगी। सो दे जर्मिनेट ओनली इन द डार्क। तो उनको अगर हमको जर्मिनेट करना है तो वो इसको हम क्या करेंगे कि सॉइल में डीपली बरीड कर देंगे, तो डार्कनेस के बाद क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा।
फोर्थ जो कॉज है वो है चिलिंग रिक्वायरमेंट। अभी चिलिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल लिया। सो सीड ऑफ मेनी टेम्परेट ट्रीज रिमेन डॉर्मेंट एंड डू नॉट जर्मिनेट आफ्टर हार्वेस्ट, इट्स एग्जांपल आर एप्पल। ओके, सो कुछ जो सीड है उनको क्या चाहिए, तो चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए। सो वॉलनट एंड पाइनस सच ए सीड नीड चिलिंग ट्रीटमेंट 1 to 5 डिग्री फॉर अ फ्यू वीक्स। तो ऐसे जो सीड है, जैसे कि वॉलनट हो गया या फिर पाइनस का सीड हो गया, तो उनको हम क्या करते हैं कि चिलिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक तो कुछ डेज तक हो सकती है, या फिर 1 से 5 डिग्री टेम्परेचर रख के कुछ वीक्स तक उनको वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमको। तो अगर ये नेचर में हुए तो मतलब कि कोई कोल्ड रीजन है उसमें हुआ तो हाँ, नेचर इसको कंडीशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन कुछ जो सीड है तो उनको आर्टिफिशियली ये कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दिस रिक्वायरमेंट इज़ मेट इन नेचर, दिस सीड लाई बरीड इन द सॉइल ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो सीड है वो क्या होगी कि सॉइल में बरीड हो जाएंगे विंटर के टाइम में। उसके बाद में देयरफॉर दे गेट चिलिंग टेम्परेचर। तो अगर सॉइल में बरीड है, विंटर का सीज़न है, तो उनको डायरेक्टली नेचर ने ये जो कंडीशन है वो प्रोवाइड की है। लेकिन कुछ जो सीड है तो उनको हम नेचुरली वो कंडीशन नहीं मिलता, तो उसको आर्टिफिशियली हमको चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉज है वो है डॉर्मेंसी ड्यू टू ग्रोथ इनहिबिटर केमिकल्स। तो जो इनहिबिटर केमिकल्स है तो उसकी वजह से ग्रोथ होती नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ फिनोलिक्स कंपाउंड होते हैं। सो दीज आर सेवरल नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स विच इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड ऑफ मेनी स्पीसीज कंटेन सेवरल फिनोलिक कंपाउंड्स। तो कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स आर फेरोलिक एसिड, देन पैरासॉर्बिक एसिड एंड काउमेरिन। तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स है ये प्रेजेंट होंगे तो इससे क्या होगा, जर्मिनेशन प्रिवेंट होगा। दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो और इन द सीड कोट, दे इनहिबिट द जर्मिनेशन। अगर ये इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो के आउटर कवरिंग में या फिर सीड कोट के आउटर कवरिंग में, तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। समटाइम एन इनहिबिटरी हार्मोन्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड है वो भी जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। और लास्ट का जो फैक्टर है वो एक्सेसिव साल्ट, मतलब कुछ जो सीड है उनको अगर एक्सेसिव साल्ट में अगर वो बरीड हो गए तो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उससे। ओके, तो उससे क्या होगा, उनका जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। सो एन एट्रिप्लेक्स द सीड कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच डू नॉट अलो एम्ब्रियो टू रिज्यूम इट्स ग्रोथ। तो एट्रिप्लेक्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है, अगर सीड का मतलब जो सीड है वहाँ पे अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जर्मिनेशन होगा नहीं। ओके, तो बाद में अगर हम जाएंगे तो मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। तो इसमें 2 टाइप्स के मेथड आते हैं, एक तो नेचुरल मेथड और दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल मेथड। अगर नेचुरल मेथड के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ डॉर्मेंसी स्टॉप व्हेन द एम्ब्रियो गेट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट सच एज एडेप्टिव मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो ये जो एम्ब्रियो की जो डॉर्मेंसी है वो स्टॉप हो सकती है जब नेचर उसको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एडेप्टिव उसको मॉइस्चर चाहिए या फिर टेम्परेचर चाहिए। द सीड कोट दैट एग्जिस्ट इन मेनी स्पेसीज बिकम परमिएबल ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ smoothing action of natural agents like microorganism, temperature and abrasion by the digestive tract of birds and animals that feed on these seeds. So ये जो सीड्स है तो उनकी डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक हो सकती है, मतलब कुछ जो सीड है तो उनका सीड कोट अगर हार्ड हुआ तो उसको स्मूथ कैसे करता है एजेंट। तो नेचर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, उस पर फीडिंग करते हैं। और फीडिंग के वक्त क्या होता है, इसका जो सीड कोट है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद जर्मिनेशन होगा, या फिर उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल गया तो ये भी नेचर प्रोवाइड करता है और टेम्परेचर की वजह से उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है। या फिर कुछ जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स है तो वो क्या करते हैं, इस सीड को उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में लेते हैं, मतलब जो भी फूड कंज्यूम करते हो तो उसके थ्रू ये क्या जाएंगे एनिमल और जो बर्ड्स है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा कि
जो भी सीड है तो उस पर एब्रेशन या फिर जो जो क्रैच बोलते हैं हम, तो वो आएगा और उसकी वजह से ये सीड का जो सीड कोट है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके। और अदर जो नेचुरल मेथड है उसमें आता है कि कंप्लीशन ऑफ द ओवर राइपनिंग पीरियड। तो ये एक फैक्टर है कि राइपनिंग के बाद आता है ओवर राइपनिंग, जहाँ पे कुछ जो हार्मोन्स है इथिलीन के जैसे, तो वो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए तो उससे क्या होता है कि फ्रूट जो है वो पेरिश हो जाता है। ओके। वैसे ही कुछ जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, सीड का वो डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक कर देते हैं। बाद में लीचिंग ऑफ इनहिबिटर प्रेजेंट इन द सीड कोट। तो अगर सीड कोट पर कुछ इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो अगर सॉइल में लीच हो जाए तो उससे क्या होगा कि डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक हो जाएगा। या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर बाय द सप्लाई ऑफ कोल्ड, हीट एंड लाइट। तो अभी ये टाइप की मतलब कौन से टाइप का सीड है उस पर डिपेंड करेगा ये जो कंडीशन है। तो अगर कुछ जो सीड है उनको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ जो है उनको हीट चाहिए, ओके, और कुछ जो है उनको लाइट चाहिए। अगर ये सब उसको मिलेगा नेचर की तरफ से तो क्या होगा कि इनएक्टिवेशन होगा इनहिबिटर्स का और उससे सीड जर्मिनेट हो जाएगा। और लीचिंग ऑफ द एक्सेस एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट फ्रॉम द सीड। तो अगर सीड में कोई हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट है वो अगर बाहर चला जाए तो इससे भी क्या होगा, सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। और लास्ट जो फैक्टर है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स विच कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। तो जो भी इनहिबिटर प्रेजेंट है तो उनका इफ़ेक्ट क्या है, वो सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। ओके। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए जो क्या करता है कि उसका जो पावर है वो इनहिबिटर से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट कर देगा। ओके। तो वो जो इनहिबिटर का इफेक्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा और उसके बाद में एम्ब्रियो की ग्रोथ है वो रिज्यूम हो जाएगी। ओके। उसके बाद में आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या आता है, तो एक्शन विद हॉट वाटर फॉर टर्मिनेशन ऑफ वैक्सेस, सरफेस इनहिबिटर एक्सेट्रा। तो कुछ जो सीड है तो उनको क्या करेंगे, पहले हॉट वाटर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब सीड लेंगे, कुछ हॉट वाटर लेंगे और उसमें डाल देंगे। ये 4 से 5 आवर्स के लिए अगर आप उसको रखेंगे तो उसके बाद में सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। रप्चरिंग ऑफ सीड कोट बाय फिलिंग, शेपिंग और थ्रेशिंग थ्रू मशीन। तो कुछ जो सीड कोट है तो उसके सीड कोट को रप्चर किया जाता है मशीन में डाल के। और एक जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स लेंगे और उसमें सीड डालेंगे और कुछ जो कंकड़ वगैरह है या फिर सिलिका लेते हैं उस बॉक्स में और उसको इसके साथ में शेक करते हैं। हाँ, जैसे कि जिससे आप इसको शेक करेंगे उससे क्या होगा कि इसका जो सीड कोट है तो वो डैमेज होगा और डैमेज होने की वजह से अगर हार्ड सीड कोट डैमेज हुआ तो उससे हम इसको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट रखेंगे और जो कंडीशंस है वो फेवरेबल इसको मिली तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। और एक्सपोजर टू हीट, कोल्ड और लाइट डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड को अगर एक्सपोजर चाहिए वो अगर हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे लाइट का तो सीड जर्मिनेट होगा, या फिर कुछ कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए तो, या फिर कुछ सीड जो है वो हीट सेंसिटिव है तो उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके। अदर जो आर्टिफिशियल मेथड है by applying hydraulic pressure for 5 to 20 minutes in order to weaken the tough seed coat। तो अगर हम 5 से 20 मिनट तक अगर उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालेंगे, मतलब वो प्रेशर इतना नहीं डालना है कि उसका एम्ब्रियो भी ब्रेक हो जाए, सिर्फ इतना प्रेशर जनरेट करना है कि उसका जो सीड कोट है वो थोड़ा सा वीक हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। और लास्ट में सीड कोट आर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर रिमूविंग ऑल ट्रेस ऑफ द मिनरल एसिड। अगर कुछ मिनरल एसिड प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं कि उसको सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट देते हैं पहले सीड को। मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता। ओके। उसको डाइल्यूट करते हैं हम कुछ परसेंटेज तक, उसमें सीड डालेंगे। सीड डालने के बाद फिर उसमें जो कुछ अदर जो मिनरल्स वगैरह है तो वो रिमूव हो जाएंगे और उसकी वजह से सीड क्या होगा कि उसकी ग्रोथ को
रिज्यूम करेगा। ट्रीटमेंट टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड, तो सीड की डॉर्मेंसी की ब्रेक करने के और एक ट्रीटमेंट है जो कि सीड कोट ट्रीटमेंट, जिसको हम स्कैरिफिकेशन कैसे कहते हैं। सो दिस ट्रीटमेंट मेक अ हार्ड सीड कोट परमेबल टू वाटर और गैसेस आइदर बाय सॉफ्टनिंग और क्रैकिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज स्कैरिफिकेशन। द ट्रीटमेंट कैन बी आइदर केमिकल और फिजिकल इन नेचर। सो कुछ जो सीड कोट है तो उसको परमेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको क्रैक करना पड़ता है। मतलब कि एक तो आर्टिफिशियली इसको क्रैक करेंगे हम, या फिर नेचुरली क्रैक हो जाएगा ये सीड कोट, तो उसको स्कैरिफिकेशन की ट्रीटमेंट बोलते हैं। बाद में एम्ब्रियो ट्रीटमेंट, जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन आता है। द इंक्यूबेशन ऑफ सीड एट एन एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर ओवर अ मॉइस्ट लेयर बिफोर ट्रांसफरिंग टू ए टेम्परेचर सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। तो अगर सीड को हमें ग्रो करना है कुछ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में, ओके, तो उसमें डालने से पहले क्या करते हैं कि इसको अप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर में पहले इसको रखते हैं, और उससे क्या होगा, इसकी इंक्यूबेशन अगर उसको करेंगे तो इसकी जो डॉर्मेंसी है वो थोड़ी ब्रेक होगी। फिर इसको क्या करेंगे, अभी कूलिंग ट्रीटमेंट हो गया, फिर इसको थोड़ा सा हम उस टेम्परेचर में रखेंगे जहाँ इसको फुल्ली, या फिर जहाँ ये फुल्ली ग्रो हो सकता है, उसको जो प्रॉपर कंडीशन चाहिए वो मिलेगी। ओके, तो ये हो गया। या फिर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। सो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, इनक्यूबेटिंग एट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस फॉर ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज मे हैव इफेक्ट इन ओवरकमिंग डॉर्मेंसी इन सम स्पीसीज। तो अगर कुछ सीड के स्पीसीज है उनको अगर हम 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे कुछ आवर्स तक या फिर कुछ डेज तक, तो इनकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस राइस सीड ट्रीटेड इन अ हॉट वाटर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। तो जो राइस की सीड है अगर उसको सो करना है तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस के हॉट वाटर में उसको 4 आवर तक डुबा के रखते हैं। ओके, और लास्ट का जो भी फैक्टर है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और अदर केमिकल्स कैन बी यूज्ड इन इंड्यूस्ड जर्मिनेशन ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कुछ अगर अदर केमिकल्स है जो कि सीड की ग्रोथ को रिज्यूम कर सकते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ को, तो वो यूज़ करेंगे सीड की ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हमने पूरा डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ा। ओके, पहले तो हमने डॉर्मेंसी क्या है वो पढ़ा, क्यों चाहिए वो भी पढ़ा। रेस्ट पीरियड है सीड के, मतलब सीड को वो कैपेसिटी डेवलप करनी होती है जर्मिनेशन के लिए, इसलिए वो डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है। बाद में उसके टाइप्स देखे हमने, जो कि एक्सोजिनस और एंडोजिनस है। वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, अभी एक स्लाइड में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा कि सीड के जो भी कॉजेस है डॉर्मेंसी के, तो वो देखे। कॉजेस के बाद में हमने देखा कि मेथड ऑफ डॉर्मेंसी ब्रेकिंग, और बाद में हमने ट्रीटमेंट देखा। ओके, सो होप सो आपको सब समझ में आया हुआ है। तो अभी थैंक you for the attention.